गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्ची। बेटा तो हमने लास्ट क्लास में ना जीएसटी पढ़ा था। अभी तक आपको जीएसटी समझ में आ रही है आप लोगों को? यस या, सर। या कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है? तो समझ आ रही है। समझ में आ रही है, ठीक है। तो जीएसटी में जो भी चीजें अब तक हमने पढ़ी हैं उसमें क्या है कि हमने जीएसटी कलेक्ट करना सीखा, जीएसटी पे करना हमने सीखा, फिर जीएसटी को एडजस्ट करना सीख लिया, और एडजस्टमेंट के बाद जीएसटी को जो भी बच जाता है, जो बैलेंस अमाउंट होता है, उसको हम लोग ना पे कर देते हैं गवर्नमेंट को जाके। तो इतनी सारी चीजें हमने देखी, लेकिन अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा जिसमें आईजीएसटी वगैरह भी आ जाए, क्योंकि अभी तक जो भी ट्रांजेक्शन हमने देखे हैं सारे ट्रांजेक्शन्स में हुआ क्या है कि सेम स्टेट में ही सारे ट्रांजेक्शन्स किए गए हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है अगर स्टेट से बाहर होगा तभी वहां पे आईजीएसटी आएगी ना, उससे उसके बगैर तो आ ही नहीं सकता है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसा देख लेंगे जिसमें हमारे पास आईजीएसटी भी हो और जरूरत पड़े तो उसमें कैश डिस्काउंट हो, इस टाइप से कुछ चीजें हों उसमें, तो वो काम कर जाएगा। वो क्वेश्चन हम लोग टच करते हैं थोड़ा सा। एक मिनट, मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ। अच्छा, आप लोग कुछ रिवीजन अगर करते हो या कोई कुछ और टॉपिक में से कुछ क्वेश्चन रहता हो तो आप भी वो हमारे सामने रख दें, जिससे वक्त निकाल के मुझे उसका भी जवाब दे सकूं मैं आपको। ओके सर। ठीक है, कभी भी कुछ ऐसा रहे तो आप पूछ लिया करें जी। ये ठीक है, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, बुक में आप एक बार देख लिए, क्वेश्चन नंबर 4 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4। यस सर। इसको एक बार रीड करके देखिए, क्या इस क्वेश्चन में ऐसे क्या चीज है, मतलब क्या ऐसा है जिसकी वजह से इसको मैंने सिलेक्ट किया। क्या आपसे डायरेक्ट हो जाएगा? सर ये क्वेश्चन मेरी बुक में तो नहीं है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अगर आपके बुक में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको करेंगे, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। यस सर। इसमें जो मेन चीज है वो क्या है, वो है कैलकुलेशन। तो मैं आपके सामने पहले तो रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन को। If I pass entries for the following transaction in the books of Messrs Karthikeyan and Company of Chennai, ये चेन्नई के ही हैं। जून 2019 जून में 10 तारीख को परचेज गुड्स फ्रॉम रविचंद्रन of Madurai of the list price of rupees 2 lakh at 25% trade discount and 4% cash discount on purchase price of goods। 25% का हमें ट्रेड डिस्काउंट और 4% का बेटा कैश डिस्काउंट मिल रहा है। पेड CGST SGST 9% ईच, और हमें जीएसटी भी मिल रहा है 9% के हिसाब से। पेड द एंटायर अमाउंट बाय चेक ऑन द सेम डे, और वो हमने पूरा का पूरा पैसा हमने सेम डे दे दिया। अगर आपने सेम डे पेमेंट कर दिया है, इसका मतलब आपको पूरा का पूरी वैल्यू पे 4% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये बात समझ रहे हैं? कैश डिस्काउंट जो होता है वो डिपेंड करता है कि आपने पेमेंट की है या नहीं की है। अगर आपने पेमेंट नहीं करी है तो आपको वो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पे पेमेंट करने का वादा किया कि भाई हम पूरा पूरा पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास कैश डिस्काउंट हमें मिलेगा अलग से। तो सबसे पहली चीज क्या है कि इसमें इसकी जर्नल एंट्री को हम लोग देखें कि इसकी जर्नल एंट्री में क्या चीज आएंगी। तो परचेज की हमें जर्नल एंट्री करनी है, ट्रांजेक्शन्स को परचेज करने की। रविचंद्रन से खरीदा है हमने, और वो भी चेक से पेमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं कि किसी पार्टी का नेम आएगा यहाँ पे। मेन चीज है इसके अमाउंट के बारे में डिस्कस करना। तो परचेज हम कर रहे हैं, CGST SGST 9% हम लोग दे भी रहे हैं। क्वेश्चन देख लिया अच्छे से बच्चे? यस सर। चलिए लिखते हैं।
तो सबसे पहले हम ना परचेज करते हैं यहाँ पे। एंट्री करेंगे परचेज्ड, ये देखिए परचेज्ड, परचेजेस अकाउंट डेबिट। जब आप परचेज करते हैं तो जीएसटी को आप पे कर रहे होते हैं, तो आप लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, उसके बाद लिखेंगे बेटा इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। और 2, आपने जब परचेज किया तो आप पेमेंट कर रहे हैं, कैसे पेमेंट कर रहे हैं बेटा? चेक से आपने पेमेंट किया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बैंक। पेमेंट करते वक्त ही आपको डिस्काउंट भी मिला, तो आप लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। बताइए बेटा, यहाँ तक की अगर कहानी क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। ये एक्सपेंस हमारा डेबिट है, ये दोनों एक तरीके से एसेट्स हम लोग ट्रीट कर रहे होते हैं, तो डेबिट है। बैंक एसेट्स है लेकिन पेमेंट से डिक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट हो रहा है। डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, हमारे लिए रेवेन्यू है, तो हमने ये लिख दिया। जर्नल एंट्री में कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? नो सर। ठीक है जी, अब इसकी कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। जो सामान हम खरीद रहे हैं उसकी कीमत कितने रुपए की है? 2 लाख रुपीस की। ये आप देखिएगा अच्छे से, जो सामान हम खरीद रहे हैं उसकी कीमत कितने की है बेटा? 2 लाख रुपए की। अब इसमें जब हम परचेज करने गए तो उन्होंने हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया। ट्रेड डिस्काउंट बिना किसी कंडीशन के हम क्या करते हैं, हमेशा माइनस कर देते हैं, और वो कितनी परसेंट है बेटा? वो है परचेज 25%। तो 2 लाख का 25% होता है जी 50,000 रुपए। तो ये वैल्यू हमारे पास बच जाती है 1,50,000 रुपए की। बताइए, यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है जी, ये 1.5 लाख रुपए की हमारे पास सामान बच गया। अब 1.5 लाख की जो वैल्यू है उसमें हमें क्या लगेगा, वो जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। एक बात का दिमाग में रखिएगा, जो सामान है ना जिसकी कीमत है, कीमत तो यही है ना भाई, ये थी, इसमें से डिस्काउंट आपने दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट आपने दे दिया। ट्रेड डिस्काउंट क्या काम करता है, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं। ट्रेड डिस्काउंट का कुछ काम इस तरीके से, जैसे मैं आपको बोलता हूँ यार 10,000 का सामान खरीदने पे 200 का सामान फ्री मिलेगा, ठीक है। अब या एक एग्जांपल दिया मैंने, दूसरा एग्जांपल दिया कि 10 पेन खरीदेंगे तो 2 पेन फ्री है, ठीक है। 5 किलो चीनी के साथ 250 ग्राम चीनी फ्री है। तो जो बिलिंग होगी बेटा वो तो 5 किलो चीनी की होगी, और उसमें फ्री वाला तो आपको मिल ही रहा है, उसको तो कोई कीमत में ऐड ही नहीं हो रहा है। बात समझ पा रहे हैं इस बार की? जी, यस सर। चेतना आपको समझ में आ रही बात ये? यस सर। जी, तो बेटा हमने क्या करा, इसको माइनस कर दिया। टैक्स उसके बाद हम कैलकुलेट करके टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। बेटा सवाल यहीं पे होता है, कंफ्यूजन इसी बात का है कि सर हम जो सामान खरीदने गए थे तो टैक्स तो हमें 2 लाख पे लगाना चाहिए था। बेटा 2 लाख रुपए तो हाथी के दांत थे, दिखाने के कुछ और थे। दुकानदार दे कुछ और रहा था, इस रेट पे देना चाह रहा है, लेकिन वो बढ़ा के बोल रहा जी 25% डिस्काउंट है। आपने देखा होगा 50% ऑफ लिखा रहता है कहीं पे, ठीक है, कहीं पे। तो जहां पे 50% ऑफ लिखा हुआ है ना, अगर 10,000 रुपए का कोई सामान आप खरीदने गए, एक शूज मिल रहा है 10,000 का, 50% ऑफ लिखा हुआ है, तो बेटा 50% जो ऑफ होने बाद जो वैल्यू बचेगी टैक्स उस पर लगेगा। ये तो नहीं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि आदमी कुछ भी वैल्यू बढ़ा दे फिर बोले 90% ऑफ है, और टैक्स जो है वो मुझसे ओरिजिनल वैल्यू पे ले ले, तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये ट्रेड डिस्काउंट जो है ये दिखाने के लिए होता है हमेशा। तो इसमें से हमने 1.5 लाख रुपए पे आए, हमने जीएसटी पे हमने मांगा कि भाई आप ऐसा करिए कि हमें जो जीएसटी है वो 9% की जीएसटी आ रही है आपकी, वो 1.5 लाख पे कैलकुलेट करेंगे हम। और इसी तरीके से दूसरी वाली जो जीएसटी है हमारी 9% की दोनों थी बेटा, 9% की थी ना दोनों।
क्वेश्चन है आपके पास या मैं दोबारा दिखा दूं आपको? क्वेश्चन नहीं है। नहीं है तो लीजिए मैं आपको दोबारा स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ठीक है? और कुछ हो सकता है तो ऐसे कर देता हूँ। सर ये क्वेश्चन आपने कौन सी बुक में से लिया हुआ है? ये डीके गोयल का ही है। सर सर मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन दूसरा है। ऊपर नीचे चेक कर लो एक बार को, शायद हो। कोई बात नहीं, अभी आप ये देखो, आपको ये दिख रहा है थोड़ा बहुत, यस सर। तो कैलकुलेशन भी हो जाएगी और ये भी हो जाएगा। ऐसा कर लेते हैं ना, ये लो, ठीक है? तो 9% की कैलकुलेशन होगी इस 1.5 लाख पे। ये बात मुझे इसलिए समझानी पड़ रही है कि आप ये कहें कि भैया जो कैश डिस्काउंट है उसको भी माइनस करो फिर टैक्स दो। तो कैश डिस्काउंट अगर कोई दुकानदार उधार बेचना चाह रहा है तो क्या टैक्स गवर्नमेंट अलग लेगा? नगद कोई बेच रहा है तो क्या उसका टैक्स की कैलकुलेशन अलग होगी? ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी सामान की कीमत है, जितने का आप सामान बेच रहे हो उस पे आप टैक्स दोगे। आप चाहे उधार बेच रहे हो नगद बेच रहे हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। मैं खरीदने वाला हूं तो मैं टैक्स दूंगा, मैंने जिस वैल्यू पे खरीदा है, चाहे मैं उसकी पेमेंट करूं या पेमेंट ना करूं, उसको टैक्स तो मेरा बनता ही बनता है, टैक्स मुझे देना पड़ेगा। तो इस 1.5 लाख पे मैंने कितना परसेंट निकाल लेना है सर? 9%। 9% मैंने निकालना है सर। कितना आ रहा है बेटा 9% इसका? आ रहा है 13,500। 13,500 का। और यही वैल्यू इसकी भी आ जाएगी 13,500। ये दोनों की वैल्यू आ गई जी 13,500 की आ गई ना। अब इसको हम ना ऐड कर देंगे बच्चे, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है जी? 13,500 और ये 1.5 लाख जो है इसकी भी वैल्यू आप टोटल ऐड करके बता दीजिए कितना आ रहा है एक बार को। इन दोनों को ऐड करेंगे 150 में, 13,500 प्लस बेटा 13,500, 27,000 और सर प्लस 1,77,000। 1.5 लाख। तो ये आया जी 1,77,000। सही है जी? यस सर। ठीक है जी। अब मैं बात कर रहा हूँ कि डिस्काउंट्स दीजिए। अब जो बिलिंग होगी, एक्चुअल में ये बिल बन गया मेरा, मैं ये दे दिया। अब उसे मैंने बोला भाई आप 1,77,000 दो, अगर आप 4 दिन 5 दिन 10 दिन लोगे तो आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। उसने बोला नहीं भाई साहब, मैं ना अभी अभी आपको पैसे देने को तैयार हूँ। मैंने बोला अगर अभी आप दोगे तो हम आपको कुछ डिस्काउंट्स दे देंगे। ये बात मैं कह रहा हूं या गवर्नमेंट कह रहा है, ये बता दो बस मुझे आप। ये सर बेटा दुकानदार कह रहा है कि मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, आप पैसे दो, या गवर्नमेंट कह रहा है कि मैं डिस्काउंट दूंगा, भाई आप जल्दी पेमेंट करोगे तो जीएसटी में डिस्काउंट मिलेगा? कौन कह रहा है ऐसी बात? दुकानदार। दुकानदार कह रहा है। तो दुकानदार की तो वैल्यू ये वाली है ना बेटा, आप सही से देखो तो यही वाली है ना दुकानदार की वैल्यू। यस सर। तो दुकानदार इसमें से डिस्काउंट देगा क्या या इसमें से देगा डिस्काउंट? सर टोटल बिल कम कर देगा, लेकिन कैलकुलेट किस पे करेगा? गवर्नमेंट वाली टैक्स पे कैलकुलेट करेगा क्या डिस्काउंट्स को? नो सर। नहीं भाई, उस पे तो हक नहीं बनता आपको डिस्काउंट देने का। चाहे वो दे ना दे, आपको तो देना पड़ेगा उसको, गवर्नमेंट को पैसे। यस सर। चाहे वो 1 हफ्ते बाद दे, 10 दिन बाद दे, गवर्नमेंट तो ये मांगेगा ना। उसे थोड़ी ना पता कि भाई आपने उधार बेचा है नगद बेचा है, उससे कोई मतलब नहीं। तो ये जो 4% का जो डिस्काउंट है आपका, ठीक है, वो आप कैलकुलेट किस पे करेंगे बेटा? इसकी कैलकुलेशन आपकी यहाँ पे होगी 4%। 1.5 लाख का 4%, ये आया बेटा 6,000 रुपये। जी क्लियर है? अब जो बिलिंग होगी वो होगी 1,71,000। आप दुकानदार को 1,71,000 दीजिए। दुकानदार फिर भी गवर्नमेंट को कितना पेमेंट करेगा? टैक्स के नाम पे वो 13,500 CGST और SGST 13,500 ही देगा। उसके पॉकेट में पैसे कम जा रहे हैं, उसके पॉकेट में पैसे कम जाएंगे, बस ध्यान रखना टोटल पैसा 71 ही जाएगा, लेकिन जो डिस्काउंट्स मिल रहा है वो इस वाली वैल्यू पे कैलकुलेशन होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। कई बार बुक्स में, कई बार बच्चे ऐसी भी बुक्स तक में गलतियां हैं बेटा। ऐसी क्या गलती है? उन्होंने कैश डिस्काउंट ना इस वैल्यू पे कैलकुलेट कर दिया। कई बार कैश डिस्काउंट को पहले लिख दिया गया,
ट्रेड डिस्काउंट माइनस का कैश डिस्काउंट, और फिर 4% निकाल के माइनस किया, फिर जीएसटी ऐड किया, और जीएसटी जो बच गया था वैल्यू इस पे निकाला, तो ये गलत है। आप चाहे इसको पहले माइनस कीजिए या बाद में किए, आपकी कैलकुलेशन कैश डिस्काउंट भी किस पे होगी, इसी 1.5 लाख पे करनी पड़ेगी, जीएसटी की भी किस पे होगी, इसी 1.5 लाख पे, कैलकुलेशन इसी पे होगा। समझ में आ रही बात? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस बात से, कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें कोई? No, sir. नो सर। अब इसकी वैल्यू को हम लोग बेटा यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। ये जो सामने हमारे पास परचेज की वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये जो वैल्यू एक्चुअल में परचेज की वैल्यू है, ये मैंने लिख दिया जी 1.5 लाख। ये जो हमारे पास 1.5 लाख आया था वो जो है हमारे परचेज की वैल्यू है। जीएसटी की वैल्यू में कोई चेंज तो आएगा ही नहीं, 13,500 और 13,500 लिखेंगे। फिर इसका जो बैंक की बात करेंगे, तो बैंक से जो हमें पेमेंट करना पड़ेगा पॉकेट से, वो 1,71,000 है। ये जो 1,71,000 है बेटा, ये पेमेंट होगी, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 1,71,000 की पेमेंट होगी। डिस्काउंट जो है बेटा वो है आपका 6,000 का। एक बार डेबिट और क्रेडिट का टोटल करके एक बार इसको चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि दोनों साइड जो है हमारी इक्वल है कि नहीं है, डेबिट और क्रेडिट दोनों हमारे लिए इक्वल आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। Sir, ये equal आ रहा है. इक्वल आ रहा है। कहानी समझ में आई आपको कि अगर कैश डिस्काउंट देना हो तो आप जीएसटी जिस वैल्यू पे कैलकुलेट कर रहे थे उस पे जाएंगे कैश डिस्काउंट के लिए भी। ठीक है जी, Yes, sir. चलिए इतनी बात आपने समझ ली। अब इससे थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए इसमें। अब लीजिए मैं आपके सामने ये सेकंड क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करता हूँ और आप अच्छे से देख लीजिए। अब यहाँ पे जो बात आई है वो है सेल्स की। सेल्स, अब हम लोग सेल कर रहे हैं बेटा, सेल कर रहे हैं रामालिंगम ऑफ इरोड of the list price of 3,75,000 at 20% trade discounts and 2% cash discount on the sales price। ठीक है जी, हम ना जी, तो आइए जून 25 नोट कर लिया आपने। ये मोटा मोटी आपको अगर कुछ लिखना हो तो लिख लीजिए, क्योंकि इस बार क्वेश्चन को मैं ऊपर ले चलता हूँ, ये रहा, अब ठीक रहेगा। चलिए यहाँ तक आते हैं हम लोग। जून 25 25 जून 25 जून को क्या हुआ बेटा, सोल्ड गुड्स टू रामलिंगम इरोड, सेल किया आपने, और ये सेल जो किया है उसमें आप पूरा पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि फुल अमाउंट वाज रिसीव, पूरा का पूरा पैसा आ गया आपके पास, वो भी चेक के थ्रू आया है। तो आप क्या लिखेंगे, जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और आपने इनको डिस्काउंट दिया है, इसमें लिखा हुआ है कि डिस्काउंट मिला है, कैश डिस्काउंट भी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और सेल्स की है तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट, जीएसटी है तो जीएसटी आप लिखेंगे आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है जी, ये वैल्यू हमने लिख दी, ये एंट्री कर ली। अब इस एंट्री के बाद हम आएंगे इसकी वैल्यू लिखने के लिए। तो सबसे पहले मैं नीचे कैलकुलेशन करूंगा जिस तरीके से वहां पे किया था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा लिस्ट प्राइस। आपकी जो लिस्ट प्राइस है बेटा वो है 3,75,000 की, और लिस्ट प्राइस में आपको माइनस करना है जी ट्रेड डिस्काउंट,
ट्रेड डिस्काउंट है 20%, तो 37,500 का पहले 20% निकाल लीजिए, कितना आएगा बेटा? 37,000 नहीं 3,75,000 सॉरी, इनटू का 20%, ये 75,000 कुछ आ रहा है। यस सर, मेरा भी आपका भी यही आ रहा है, चलिए अच्छा। अब इसको माइनस करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे जी 3 लाख, ठीक है। फिर आएंगे जी जीएसटी की कैलकुलेशन। जीएसटी कैलकुलेशन में लिखेंगे बेटा आउटपुट सीजीएसटी, परसेंटेज आपको गिवन था 9% और आउटपुट एसजीएसटी 9%। तो ये 9% अगर कैलकुलेट करेंगे आप तो 27,000 एंड 27,000 हो रहा है बेटा, ठीक है ये। यस सर। अब इसके बाद हम चाहें तो एक साथ ही प्लस माइनस करना चाहें तो ये कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग कैश डिस्काउंट भी। कैश डिस्काउंट जो है आपका वो 2% है बेटा, तो आप 2% कैश डिस्काउंट लेंगे। बस इस बात का ख्याल रखेंगे जो 2% डिस्काउंट है वो कैलकुलेट कौन सी वैल्यू पे होगा, वो बेटा कैलकुलेट जो है इसी वैल्यू पे किया जाएगा, ठीक है जी। ओके कितना आएगा? सर 6,000। ये आया आपका 6,000 बच्चे। टोटल कर लेंगे इसको, ये दोनों इसमें प्लस करना है मुझे और इसको हमें माइनस करना है, ठीक है। तो 3 लाख, ये 40 था, 3 लाख 40 और 14, तो 3 लाख 54,000, 54 है ना, 3 लाख 54,000 माइनस का 6, 3 लाख 48,000। क्या ये सही है? यस सर, मेरा भी यही। अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देंगे बेटा। आइए जी, तो सबसे पहले हमें लिखना है सेल्स की वैल्यू जो कि 3 लाख है। आउटपुट जीएसटी में बेटा 27,000 है और 27,000 ये भी है। डिस्काउंट्स की जो कहानी है वो 6,000 की है और कलेक्शन जो हो रहा है वो 3,48,000 का कलेक्शन है टोटल। ये कर दिया हमने। मैं एक बार यहाँ से स्क्रीन से क्वेश्चन हटाता हूँ और आपके सामने ही पूरा रख देता हूँ ऐसे करके। आप देखिए, मुझे बताइए कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई या नहीं आई। यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? नो सर। नो। ठीक है जी। एक मिनट बेटा, मैं एक आध क्वेश्चन और ऐसे ही के सामने रखता हूँ। कितने क्वेश्चन है आपकी बुक में, एक बार देखेंगे, देख के बताए तो जरा। सर मेरी बुक में 8 है। आपकी बुक में 8 है, मतलब यही वाला मिसिंग था। ठीक है, चलिए एक बार ये कर लेते हैं। एक बार रीड करिए बेटा इसे। Pass entries in the books of all the parties in the following cases, assuming CGST 6%, SGST 6%, 2018 March 1st. Mahesh Chandra of Bihar
परचेज गुड्स फ्रॉम 1 लाख फ्रॉम सुनील सोरेन ऑफ झारखंड। अब देखिए यहाँ पे स्टेट अलग हो गया, बिहार से एक है और दूसरा झारखंड से है। सोल्ड द सेम टू दीपक पटनायक ऑफ उड़ीसा। ठीक है, महेश ने क्या करा, 1 लाख रुपए का सामान खरीदा और ये सुनील सोरेन से खरीदा और फिर इसी सामान को दीपक को बेच दिया इन्होंने। ये काम किसने किया, महेश ने किया है। तो अगर मैं महेश की बुक्स में लिखूंगा तो मैं पहले परचेज की एंट्री करूंगा बेटा, और उसके बाद मैं इसी को सेल करने की भी एंट्री करूंगा। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में बेटा। क्लियर है ये ट्रांजैक्शन, क्लियर है आपको? यस सर। सर पिछले वाले क्वेश्चन में हमें जीएसटी पे नहीं करनी थी। नहीं नहीं, उसमें हमने ना एडजस्ट करने की एंट्री करी ना पे करने की करी। ठीक है, क्योंकि मुझे मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये सिखाना था कि डिस्काउंट्स क्या, आप एडजस्ट करने की एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, एडजस्ट करने की कर लीजिए और उसमें पे करने की करने, जब तक कहेगा नहीं तब तक करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। चलिए सेकंड पे आ जाए। फर्स्ट समझ में आई बात, पहले हमें इसमें परचेज करना पड़ेगा और परचेज करने के बाद हमें जाके इसमें सेल करना पड़ेगा फर्स्ट वाले ट्रांजैक्शन में। तो ऐसा करते हैं, इसको कर ही लेते हैं ना, पहले इसको कर लेते हैं फिर बात करेंगे कुछ और। तो परचेज करने की एंट्री क्या बनेगी बेटा, बताइए। परचेज करने की क्या एंट्री बनकर आएगी आपके सामने। महेश चंद्रा ने पहले परचेज किया और उसके बाद इसने सेल कर दिया। मैं क्वेश्चन को अब कर लेता हूँ छोटा। चलिए इतने में भी काम चल जाएगा, आपको क्वेश्चन भी दिख जाएगा जी। महेश चंद्रा की बात करते हैं जरा, आइए जी महेश चंद्रा पे। तो सबसे पहले क्या कि महेश साहब ने, हम जो एंट्री कर रहे हैं वो आप समझ लीजिए इन द बुक्स ऑफ महेश है। तो महेश ने सामान खरीदा है तो हम एंट्री करेंगे, डेट है हमारे पास 1 मार्च और परचेजेस की एंट्री कर रहे हैं बेटा हम लोग। परचेजेस अकाउंट डेबिट, दिख रहा है ना साहब? यस सर। परचेज करेंगे तो जीएसटी जो जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इनपुट। अब ये बताइए मैं CGST लिखूं, SGST लिखूं या IGST लिखूं, क्या कहते हैं आप? सर आईजीएसटी। IGST। तो यहाँ लिखा बेटा IGST अकाउंट डेबिट, जिससे हमने खरीदा उसका नाम लिख देते हैं क्योंकि क्रेडिट है ये, सुनील सोरेन। और जो सामान है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपके सामने। सामान है बेटा 1 लाख रुपए का। जो जीएसटी है वो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, ये रहा जीएसटी। ऊपर देखिए 6% करके दे रखा है, तो इसका मतलब IGST जो मिला देंगे तो बेटा वो 12% हो जाएगा। तो ये आ गया आपका वैल्यू 12,000 रुपए का। टोटल हो गया जी 1,12,000 रुपए, ये आ गया। बताइए समझ में आई बात? यस सर। फर्स्ट एंट्री खरीदने की और सेम डेट पे ही हम सेकंड एंट्री करेंगे, ये भी होगा जी 1 मार्च, सेम डेट। सेल करने की एंट्री, और इस बार सेल किसको कर रहे हैं, दीपक पटनायक को। दीपक पटनायक डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। अच्छा जी, टू सेल्स है और यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट आएगा। और ये आउटपुट क्या होगा बेटा, आउटपुट IGST होगा बच्चे।
दीपक पटनायक को आपने सेल किया है 1.5 लाख रुपए का, और इस पे भी आप कितना 6% की आप कलेक्शन करेंगे। जीएसटी आपका 6% था बेटा, यानी 12% आप कलेक्ट करेंगे। तो 12% अगर आप कलेक्ट करते हैं तो 1.5 लाख का 12% कितना होता है साहब, थोड़ा सा बताएंगे जरा आप। हाँ, 1.5 लाख रुपए का 12%, 18,000 अप्रोक्स होना चाहिए था, फिर भी 1.5 लाख का 12%, हाँ जी 18,000 ही है। और इसको आप टोटल कर देंगे, ये हो गया जी 1,68,000। ये हमने फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन था उसको हमने कर लिया बेटा, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा हो गया। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में 2 चीजें थी, दोनों को हमने कर लिया। ये किसकी बुक्स में थी, सही मायने में ये बुक्स जो थी वो आपकी थी सुनील, ओ सॉरी किसकी थी, क्या नाम था उसका, महेश, एक मिनट रुको मैं हाँ, महेश चंद ने खरीदा था, तो महेश चंद की थी। इसमें क्या हुआ है कि इस क्वेश्चन को आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे, ऊपर की लाइन में लिखा हुआ पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑल द पार्टीज, मतलब हर ट्रांजेक्शन में अलग अलग पार्टी है, तो अलग अलग पार्टी के हिसाब के आपको जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। चलिए ये बताइए, जर्नल एंट्री आपको समझ में आ गई है? यस सर, ये वाली आ गई। कोई प्रॉब्लम Yes, तो नहीं इसमें? नो सर। no, ठीक है बेटा, अब आइए इसके बाद इसके बाद है हमारे पास मार्च की, ये अलग डेट है और अलग पार्टी की बात हो रही है। मार्च में दीपक पटनायक व सोल्ड गुड्स टू सुरेश यादव। दीपक ने क्या करा, सुरेश यादव को सामान बेच दिया। दीपक ने सुरेश यादव को सामान बेचा। सर इसके लिए हमें अलग फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, आपको एक्चुअल में सही मायने में मैं बताऊं तो अगर ये ऐसे देखेंगे फॉर्मेट वाइज, तो बेटा ये जो हमने बना रखा है ना ऊपर, तो ऊपर लिखना पड़ता है ना ये तो हमें, इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में कर रहे हो आप, इन द बुक्स ऑफ किसकी बुक थी ये, तो वही मैं आपको बार बार कह रहा था ना, जैसे इन द बुक्स ऑफ महेश। अब जब आप ट्रांजैक्शन करोगे तो अब आप क्या लिखोगे, किसके हिसाब से कर रहे हो आप बुक्स में, तो इन द बुक्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका, दीपक पटनायक हो जाएगा। दीपक पटनायक ने बेचा है, यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। तो इन द बुक्स ऑफ दीपक पटनायक है या जो भी उसका नाम है, जैसे इसमें दीपक पटनायक सोल्ड गुड्स टू सुरेश यादव ऑफ उड़ीसा, यही है ना? यस सर। हम्म, ठीक है। अब एक चीज और भी थी इस क्वेश्चन में, अगर आप सही से देखोगे तो इन क्वेश्चन बहुत बड़ा है ये एक्चुअल में, लेकिन मैं थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़ा कैसे, जैसे अगर हम बात करें ना कि बेटा ऑल द पार्टीज, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, जैसे ये महेश था भाई साहब, ये हमारे महेश है, एक मिनट रुकिए मैं इसको इस क्वेश्चन हटा दूं, ये महेश है। तो महेश की बुक्स में हमने एक परचेज करने की एंट्री करी और एक किस चीज की करी है, सेल्स करने की। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ये सुनील जो था, ये सुनील ने तो हमें सामान बेचा था ना, सुनील ने क्या किया था, हमारे सर सेल की थी। सेल किया था, तो मैं बोलूं सुनील की बुक्स में करके दिखाओ एंट्री, तो सर पे सेल्स की होगी। सेल की होगी। फिर मैं बोलूंगी दीपक के बुक्स में भी करके दिखाओ, तो दीपक क्या करेगा एंट्री, सर परचेज। परचेज की करेगा। तो अब एक ही ट्रांजेक्शन में कितने पार्टी हैं, 3 पार्टी, 3 यस। पार्टी हो गई ना। एक महेश था जिसने खरीदा था सुनील से, फिर एक दीपक है जिसको बेचा गया था, तो यहाँ पे तो टोटल 3 पार्टी है, तो 3 पार्टी के बुक्स में ये एंट्रीज होनी चाहिए। तो ये बस सिखाने के लिए आपको ज्यादा दे दिया गया, बाकी एंट्री आपको मुझे समझानी है, ठीक है। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन कर लूं, 1 तारीख की ही बात करूं, आप ये समझ लीजिए मैं 1 मार्च की ही बात कर रहा हूँ, ये लीजिए 1 मार्च, 1 मार्च की ही बात करूं, तो 1 मार्च पे इन द बुक्स ऑफ, मैं एक बार तो सुनील सोरेन के बुक्स में भी अभी एंट्री रह रहा है मेरा, मैं वो भी करूंगा। सर सुनील पेपर सोरेन, में
ये क्वेश्चन आया तो हमें ऐसे सुनील की भी, दीपक की भी, सबकी एंट्री करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, इतना आएगा ही नहीं, वो तो बस सीखने के लिए एक ही के बिहाफ पे आएगा, इससे ज्यादा नहीं आता। वो ऊपर लिख देंगे किसके बुक्स में करना है आपने। ओके सर। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ सुनील सोरेन की अगर हम बात करें, तो सुनील सोरेन की अगर हम लोग बात करेंगे तो सुनील सोरेन ने क्या किया बेटा, इसने परचेज किया है सुनील सोरेन से, तो इसने सेल किया होगा। किसको सेल किया गया था? महेश को। ये लीजिए, हम लिख देंगे बेटा महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। क्लियर है ये एंट्री? यस सर। वैल्यू तो वहीं से ले लेंगे हम, 1,12,000। बेटा 1,00,000 की इसने परचेज करी तो इसने सेल करी होगी, ये टोटल 1,12,000 हो गया। बहुत सिंपल। इन द बुक्स ऑफ सुनील। अगर मैं बात करूं इन द बुक्स ऑफ सुनील के अलावा कौन है यहाँ पे बेटा? दीपक। तो हम इन द बुक्स ऑफ दीपक भी कर सकते हैं, यस सर, वो समझ में आ गया। है ना? कोई मुश्किल काम तो नहीं है ये। जी चेतना, समझ में आया बेटा आपको? यस सर। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ये मुश्किल तो नहीं है, आसान है। आप इसे आसानी से कर सकते हैं, इसमें कुछ है भी नहीं है इस तरीके से। ठीक है। यस सर। एक मिनट, आप एक बार क्वेश्चन को अपनी बुक से जो भी है उसको एक बार रीड कर लीजिए, और वहां से अगर कुछ क्वेश्चन बनते हैं आपको जो समझ में नहीं आ रहा है, एक बार पूछ ले बेटा उससे। एक बार रीड कर लीजिए बस, नहीं तो मैं आपके सामने एक आध क्वेश्चन दे देता। चलिए मैं देता हूँ आपको। सर जैसे इसमें अगर हम अलग अलग स्टेट्स में करते हैं सेल परचेज तो IGST लगता है, और अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो तो उसमें क्या लगेगा? IGST CGST ही कहलाता है वो भी। ओके सर। IGST ही लगता है, कहने मतलब अब तो नाम ही, पहले जो होता था वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के नाम से लिखाता था, टैक्स अलग होते थे, कस्टम ड्यूटी वगैरह होती थी, इस टाइप के नाम से। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था ना कि इन सबका नाम एक ही कर दिया गया है, नाम एक कर दिया है, टैक्स का रेट अलग अलग है। ठीक है, आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि टैक्स भी एक है, ऐसा नहीं है। जैसे एक बात बताता हूँ, MBA पढ़ने वाला बच्चा भी स्टूडेंट है, अगर मैं MBA वालों को पढ़ा रहा हूँ तो वो मेरे लिए स्टूडेंट है, 11th वाला पढ़ रहा है तब भी स्टूडेंट्स है, तो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे तो एक ही चीज पढ़ा रहे हैं आप, सबको अलग अलग चीज मैं पढ़ाता हूँ सिलेबस के हिसाब से। तो अगर आप टैक्स का रेट वगैरह देखना चाहेंगे तो सबके अलग अलग है, आपके दिमाग में कोई टैक्स का रेट हो तो आप उसको चेक कर सकते हैं। जैसे मुझे कुछ, क्योंकि मैं कई जगह काम किया हूँ, मेरे को कई बार बिलिंग का अंदाजा है। तो आप जैसे अभी कुछ दिनों से मैं बिलिंग करी है मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह की, ठीक है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो एलमंड है जो, ठीक मैं आपको बताऊं, एलमंड का जो रेट है बेटा वो ना आपका तकरीबन 18% की GST जाती है इसमें, टैक्स है इसमें, और ये जनरली इंपोर्ट होता है। फिर आइए आपके पास जैसे वॉलनट है ना, वॉलनट पे आपका 5% का टैक्स लगता है। आप क्या कहते हैं, डेट्स है, सॉरी डेट्स है, डेट्स पे आपका 12% का टैक्स लगता है। तो रेट तो सबके एक अलग हो गए ना। यस सर। हाँ, तो टैक्स का नाम एक जरूर है, रेट अलग अलग है, यहाँ तक के स्टेशनरी वगैरह पे भी अलग अलग जाते हैं, ठीक है, प्रिंटिंग वगैरह पे अलग है, तो इस सबके अलग अलग हो जाते हैं। अब आइए देखिए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा है मैंने, GST इज अ डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, नन ऑफ द अबव।
जीएसटी आपके हिसाब से डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, क्या है ये? मैंने आपको पहले दिन बताया था, डायरेक्ट का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट ने हमें बोल दिया कि भैया आपसे मैं टैक्स ले रहा हूँ, तो आप जमा करेंगे। आप यहाँ पे देखिए कंज्यूमर टैक्स पे कर रहा है। जी बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि कंज्यूमर पे कर रहा है और वो हमारे थ्रू, मतलब वो हमें दे रहा है और हम जाके गवर्नमेंट को दे रहे हैं, जबकि मेरा तो पैसा नहीं है, वो पैसा तो किसी और का ही है, तो इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं। अब जो सामान आप खरीद रहे हैं उस पे आपने दुकानदार को पैसे एक्स्ट्रा दिए टैक्स के नाम पे, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स हो जाते हैं बेटा। ठीक है, यस सर। ठीक है जी। अब आइए सेकंड क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ। GST is applicable on sale of goods, सामान बेचने, सेल ऑफ सर्विसेज, सामान बेचने खरीदने पे लगाया जाता है, मतलब बेचने पे लगाया जाता है या सर्विस पे लगाया जाता है या दोनों पे लगाया जाता है? सेल ऑफ गुड्स। और सेल ऑफ सर्विसेज नहीं है? बताइए। सर शायद नहीं है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या था? सर सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल सही बात है। देखिए जो जीएसटी है ना, उसका फुल फॉर्म ही है बेटा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही आएंगे। यस। और एक क्वेश्चन और लीजिए, ये जी आ गया। यस सर। GST is based on the principle one nation, one tax, country label tax, tax for one country, none of the above। ये जो स्लोगन बना था एक बार जीएसटी के बारे में, क्या स्लोगन था वो, आपको याद है कुछ? इसके बारे में कहा जाता है जीएसटी के बारे में कि वन नेशन वन टैक्स, एक नेशन है तो एक ही टैक्स होगा, लेकिन इसको लोगों ने ना इंटरप्रेट गलत किया कि भाई एक ही टैक्स लगता है, बस जीएसटी आ गया। पहले कितने सारे टैक्स थे, सर्विस टैक्स था, वैट था, ठीक है, और परचेज टैक्स था, कस्टम ड्यूटी, वो कितने सारे टैक्स थे। तो आज भी टैक्सेस बहुत सारे हैं, बस नाम एक रख दिया गया उसका। समझ में आ रही बात? तो इसमें क्या कहलाएगा? जीएसटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल वन नेशन वन टैक्स। क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए, अच्छा कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिसपे जीएसटी ना एप्लीकेबल नहीं है। अब तो कुछ चीजों पे कर भी दी गई, पहले खाने पीने के कुछ आइटम ऐसे थे उस पे भी नहीं हुआ करती थी। तो यहाँ पे अगर आप देखें, जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल्स, पेट्रोल, नेचुरल गैस। इनमें से किस पे आपका जीएसटी है कि नहीं है? अल्कोहल पे नहीं है, या एंटरटेनमेंट टैक्स पे नहीं है, या इन सब पे ही टैक्स नहीं है? सर अल्कोहल। आपको पता है जब अभी हमारा लॉकडाउन लगा था ना, सबसे पहले वाला, ठीक है, तो उसमें ना टैक्स लिया जा रहा था, है ना बेटा? उसमें हम लोग टैक्स ले रहे थे, गवर्नमेंट टैक्स ले रही थी, और वो जो टैक्स गवर्नमेंट ले रही थी वो जीएसटी के नाम से नहीं लेती। सबसे पहले लॉकडाउन के बाद जब खुलता है ना, जब लॉकडाउन खुला था सबसे पहले, तो वो ना सारे के सारे वही जगह खोली गई थी जहाँ पे अल्कोहल मिलते हों, ठीक है, सबसे पहले, क्योंकि उससे रेवेन्यू ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा टैक्स वहीं पे लिया जाता है। तो एंटरटेनमेंट टैक्स भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इन सभी टैक्स का जो नाम है ना वो जीएसटी नहीं है, जीएसटी नहीं रखा गया इस पे। समझ रही है मेरी बात को? टैक्स तो सब पे देना है आपने, टैक्स आपका सभी पे जाएगा, लेकिन जीएसटी के नाम से नहीं जाएगा, बस ध्यान रखेंगे। क्लियर है? यस सर। सर फिर किस नाम से जाता है? सबका अलग अलग नाम से जाता है? सबके अलग अलग होते हैं, ओके सर। ऑल ऑफ दी अबव। अच्छा, मैंने एक बात आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि जब जीएसटी बन रहा था तो उसमें कुछ सेंट्रल टैक्स थे और कुछ स्टेट के जो टैक्सेस थे उसको मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया।
तो मिलाने की वजह से ही आज जीएसटी को हाफ हाफ बांटना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग देना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स अलग देना पड़ता है, ठीक है, उसका आधा आधा करना पड़ता है। तो यहाँ पे यही सवाल है कि विच टैक्स इज नाउ मर्ज विद जीएसटी, इनमें से कौन सा टैक्स है जिसको मर्ज कर दिया गया है जीएसटी के साथ। सर इनकम टैक्स। मैंने लिखा था बेटा, आप ध्यान दे, देखिए मैंने आपने अभी एक सवाल भी आपने पूछा। जी बेटा, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी, बिल्कुल सही बात। देखिए इनकम टैक्स तो वो होता है जब, ये तो डायरेक्ट टैक्स है इनकम टैक्स, आपका जो इनकम है आपके ऊपर टैक्स लग रहा है, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करोगे, इसमें बीच में कोई नहीं आएगा, ठीक है। और एंटरटेनमेंट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, आप जाते हो मूवी देखने जाते हो या कुछ और सर्विस लेते हो जिसकी वजह से आपको टैक्स देना पड़ता है। एक्साइज ड्यूटी वो था जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो वहां पे उसके भी नाम को चेंज करके क्या रख दिया गया, जीएसटी रख दिया गया। तो इसको बोला कि भाई जीएसटी के अंदर ही इसको मर्ज कर दिया गया है। समझ में आ गई बात? यस सर। अच्छा जी, ओके, एक और लेते हैं। जी, जीएसटी पेड ऑन परचेजेस इज एसेट्स फॉर द परचेजेस, हमारे लिए जैसे हमने सामान खरीदा हमारे लिए एसेट्स है ये, या हमारे लिए लाइबिलिटी है ये कॉस्ट टू द परचेजर, नन ऑफ द अबव। क्या सिचुएशन आएगी? हमने सामान खरीद लिया, सामान खरीदा, अगर हमारी नीयत है इसको बेचने की, तो वो तो भाई साहब एक तरीके से एडवांस टैक्स दिया है। मैंने वही तो बता रहा था कि जब आप जीएसटी खरीदते लेंगे तो आप उसकी अकाउंटिंग इस तरीके से करें कि वो आपका एसेट्स है, तभी आप उसको डेबिट करेंगे। बात समझ रहे हैं? यस सर। क्लियर है ना? तो जीएसटी पेड ऑन परचेज, जैसे हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जीएसटी लिखते हैं, ये सब एंट्रीज में जो जीएसटी हमने यहाँ पे लिखी है इनपुट जीएसटी, तो क्या एज्यूम करके चलते हैं जीएसटी के वक्त? हमने क्या बताया था आपको कि एसेट्स मान के चलिए, जब आप कलेक्ट कर रहे होते हैं, जब आप सेल करते हैं, उस वक्त जब आपके पास आए तो आप लाइबिलिटी मान लीजिए, फिर एसेट्स और लाइबिलिटी का एडजस्टमेंट्स करते हैं हमने। यही बात बताई थी आपको मैंने। यस सर। यस सर। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और है जो आपने पढ़ा है उसी में से ही है, इसको भी देख ही लेते हैं। ये लीजिए, आगे भी स्क्रीन पे नहीं आया, क्यों नहीं आया? इन केस ऑफ गुड्स लॉस्ट इन फायर, आग लग गया सामान में और वो बर्बाद हो गया, अकाउंट्स विल बी क्रेडिट। जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो कौन से अकाउंट को क्रेडिट करते हैं जब गुड्स हमारा खराब हो जाता है, आग लग जाता है? तो परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट। अगर उस पे हमने जीएसटी दे रखा हो तो सर ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, परचेज को भी क्रेडिट करेंगे, इनपुट सीजीएसटी को भी क्रेडिट करेंगे, इनपुट आईजीएसटी को भी क्रेडिट, क्योंकि जब भी हम परचेज करेंगे चाहे वो सीजीएसटी वाला सिचुएशन रहे, आईजीएसटी रहे, तो ये सब क्रेडिट हो सकते हैं। ठीक है, जब जीएसटी नहीं है तो सिर्फ परचेज होगा, सीजीएसटी है तो सीजीएसटी होगा, आईजीएसटी है तो बेटा आईजीएसटी ही होगा। समझ में आई बात? यस सर। अच्छा जी, जी जीएसटी पेड ऑन परचेज कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट, जो हमने परचेज किया, वो जो जीएसटी हमने परचेज करने वक्त जो हमने पे किया, उसकी जो एडजस्टमेंट है, सेट ऑफ मतलब है एडजस्टमेंट हो रहा है, ठीक है, सेट ऑफ अगेंस्ट लॉस ऑन द सेल्स, या जीएसटी पेड ऑन सेल्स, या कॉस्ट ऑफ गुड्स,
या नन ऑफ द अबव, उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मान ले क्या, या इसको हम नुकसान मान ले बेचने के लिए, सामान बेच रहे हैं भाई, इसको खरीद के बेचेंगे तो नुकसान है एक तरीके से, या जो हमने जीएसटी हमारा कलेक्ट हो रहा है उससे हमारी कुछ एडजस्टमेंट होनी है। जो भी जीएसटी पेड ऑन सेल्स है, जब हमने सेल किया उसमें किसी ने जीएसटी पे किया होगा, उसका एडजस्टमेंट जीएसटी पेड ऑन परचेज होता है। सही बात है ये? यस सर। क्लियर ना? क्या होगा आंसर इसका फिर? बताइए बेटा, आंसर क्या होगा? नहीं समझ में आया? जितना आवाज नहीं आ रही आपकी, ना ही स्पर्श आपकी आ रही है। GST paid on purchase can be set off against loss on the sale. GST paid on sale, GST paid on sale सेट होता है बेटा इसका। चलिए, ये एक और हमारा आखिर। सर एक बार पिछले वाला क्वेश्चन समझा दो। कह रहे थे पिछले क्वेश्चन में था कि जीएसटी जो हमने परचेज किया और उस टाइम हमने पे किया, उसका जो सेटअप होगा, उसका जो एडजस्टमेंट होगा, वो किस क्या माना जाएगा? उस एडजस्टमेंट को आप लॉस मान के चलते हो या कॉस्ट ऑफ एसेट्स में जोड़ दोगे? कैसे एडजस्टमेंट करोगे? या जो आपने सेल किया था, समझ रहे हैं, जो आपने सेल किया था तो उस सेल्स के जो जीएसटी आया आपका उससे एडजस्ट करोगे। ये था क्वेश्चन। फिर जीएसटी आया उससे। हाँ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था वो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, ये आखिरी है क्योंकि हमने सारे ले लिए। आईजीएसटी इज पेबल व्हेन द सप्लाई। आईजीएसटी कब होगा बेटा? वो इंटर स्टेट में होगा या इंट्रा स्टेट में होगा? सर इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट होता है, जैसे क्या होता है सर? जो इंटर स्टेट होता है ना, यस सर। ठीक है, और इंट्रा स्टेट में डिफरेंस क्या? देखिए यहाँ पे क्या करा उन्होंने कि इंटर स्टेट मतलब होता है, जैसे आपने बसें सुनी होंगी, बस वगैरह चलती है इंटर स्टेट, एक शहर से दूसरे शहर में जाना, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना, उसे कहते हैं इंटर स्टेट। ठीक है, और इंटर स्टेट का मतलब है कि सेम स्टेट में ही चल रहा हो सब कुछ।